पहले मैं आपकी डीपीपी ले रहा हूँ, ठीक है। ये 12th वाला बाकी था मेरे ख्याल से, अभी 11th तक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, एक बार देखो आप लोग। यस सर, टेस्ट में भी आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी मुझे हिंट देंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल on being accelerated by same potential difference enters perpendicular to magnetic field, then ratio of their kinetic energy की रेशियो निकालनी है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने उन्हें एक्सलेट किया। कौन मुझे हिंट देगा इसमें? सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार। हाँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, देखो। सर काइनेटिक एनर्जी इसका रेशो। हाँ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो पहले हिंट देंगे, आंसर नहीं बताना है। हिंट बताना है कि कैसे करें इसे। सर पहले किसी भी डायरेक्शन में एक में मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं अच्छा, और उसके परपेंडिकुलरली इन्हें एंटर करा देते हैं। और सर इन तीनों का मास एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, मतलब इनमें रिलेशन होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसमें प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का डबल मास होता है। हाँ वो सब तो और ठीक है, वो सब ठीक है, पर पहले यस समझ लें रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी जरूरत है क्या हमें? कोई और हिंट दो क्लास में। सर वेलोसिटी इसमें सेम रखेंगे, कांस्टेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं दिया है उन्होंने, तो खाली ये कहा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सर हाफ वेलोसिटी एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी बाई क्यू रख देंगे। ई बाई क्यू। सर क्यू भी रख देंगे ना हाफ एम वी स्क्वायर को। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी। हाँ सर आ गया याद मेरे को, आपने पोटेंशियल जैसे बोला दिमाग में आ गया वो। हाँ, तो खाली इतना करना है हमें। सिर्फ इनके चार्ज का रेशो आ जाएगा फिर तो, वेलोसिटी तो सेम है तो पोटेंशियल रेशियो तो सेम है। हाँ, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। भी यस पोटेंशियल सर। डिफरेंस है। हाँ, और वो सेम दिया है तो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गई। तो चार्ज आपको पता है प्रोटॉन के लिए, 1 अगर क्यू है तो न्यूट्रॉन के लिए, क्यू। और अल्फा पार्टिकल के लिए सर ट्वाइस हो जाएगा इसका। टू ट्वाइस। क्यू। टू क्यू तो 1:1:2। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर ये तो है। तो आसान था क्वेश्चन, हमें कोई जरूरत ही नहीं और सोचने की, मास भी नहीं सोचना, बाकी सब सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज being accelerated through same potential difference, charge equal है, enter a region of uniform magnetic field,
and describe circular path of radius this and this. So ratio of mass of x to that of y. मास का रेशियो निकालना है. सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी क्यू. पहले ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कौन सा आ रहा है. पहले ट्राई करके देखो. सर कर रहे हैं. सर इसमें R इक्वल्स टू mv बाई क्यू भी रख के. अभी और रुक जाए 1 मिनट और को ट्राई करने देते हैं फिर बोलेंगे. बाकी स्टूडेंट्स बताएं मुझे बाकी का आंसर आया है क्लास में. सर हाँ यही है, एम बी अपॉन क्यू भी रख देंगे. 1 सेकंड में आंसर निकालता हूँ इससे. और फिर v क्या है, वेलोसिटी क्या रख दूं. सर वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से चेंज कर देंगे. रूट 2 क्यू वी बाई एम. क्या है वो. वेलोसिटी. रूट 2 क्यू वी बाई एम, ये सब रूट में, ये वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है करो फिर मुझे बताओ कौन सा आ रहा है आंसर. सर C आ रहा है. सर आर r को क्या लिख दूं बताओ. r इक्वल टू mv अपॉन सर क्यू बी. सी सर सी. हाँ c तो ठीक है पर आया कैसे c. r सर इक्वल वो टू रखा, हाँ एम बी अपॉन क्यू बी रखा, और काइनेटिक एनर्जी को रूट 2 क्यू बी बाई एम. रूट 2 क्यू वी बाई एम, वी पोटेंशियल है यहाँ पे. वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ये. वेलोसिटी को चेंज कर दिया. यस सर. क्या 2 क्यू वी बाई एम. रूट में 2 क्यू वी सर बाई एम. रूट तो r किसके प्रोपोर्शनल आ गया. सर एम सर एंड वी. सर रूट एम के. एम भी तुम्हारा मोमेंटम है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या. ये p है हमारा मोमेंटम. p स्क्वायर इक्वल टू 2m के. उससे ये लिख यस सकता हूँ. और जो काइनेटिक एनर्जी है सबके लिए सेम पोटेंशियल और सेम चार्ज है. सेम है क्या काइनेटिक एनर्जी. यस सर. सेम चार्ज है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं. आर इज बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम. हाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा है. इसलिए सर ऐसे किया था बिल्कुल. m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. यस सर. वी रख के भी यही आ रहा था, वेलोसिटी रख के. हाँ आएगा वही, लेकिन हमें सीधे 2m के फास्ट मेथड देखना है जिससे जल्दी हो जाए, कंफ्यूजन कम से कम हो. वो भी सेम है, v यहाँ रख देंगे सेम ही आएगा. तो k है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. k सेम है, q सेम है, b सेम है. तीन तो सेम ही के मैंने इसमें. तो डायरेक्ट आ गया m प्रोपोर्शनल टू r. इसलिए सी आंसर सबका आ गया.
क्लास यस सर। सी ऑप्शन सबका आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, are moving in circular trajectory of constant magnetic field, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनके रेडियस है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स की। तो अब आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैसे निकालेंगे? सर 1 मिनट। Sir, R is inversely proportional to Q. सर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो एम नहीं आएगा क्या? एम भी आएगा ना। मतलब आर के साथ क्यू तो आएगा, पर मास भी तो सर आएगा। एम बोला तो हाँ था मैंने। हाँ हाँ। तो ये आ रहा है क्या? तो इसमें के सेम है, बी सेम है, रूट एम बाई क्यू। ये आ रहा है क्या? यस सर। सर 1 मिनट। तो अब जरा देखें रेशो क्या आ रहा है। आ गया सर, आ गया। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन के लिए अगर एम मास रखा, न्यूट्रॉन के लिए मास कितना हो जाएगा? रूट टू एम। और अल्फा पार्टिकल के लिए मास रूट फोर एम और चार्ज, है ना, यही होता है ना। हाँ चार्ज सर ठीक है, 2/2 सही है। टू क्यू है ना। तो ये रूट 4 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों तो सेम आ गए, फर्स्ट एंड थर्ड, और ये ज्यादा आ गया। यस सर। सबका आ रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। सर इसमें सर समझ गया, हो गया। हाँ बोलो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलो। नहीं सर समझ गया, वो मैंने 2 क्यों नहीं रखा था, नीचे क्यों रख दिया था। हाँ इसलिए गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15। ये कौन सा ऑप्शन होगा विथ लॉजिक बताना है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड या प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, और क्यों? सर ये तो जो हमने अभी रिलेशन निकाला था, आर इज सर प्रोपोर्शनल टू आर एम, उससे हो जाएगा ना। आर प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू से है सर। चार्ज दोनों में सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, हाँ तो और रूट एम से हो इनके जाएगा। मास के अंडर रूट के क्यू प्रोपोर्शनल भी होगा। सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। यस सर। तो सिर्फ सेम एम बचा। काइनेटिक एनर्जी है और क्यू भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो रेडियस यस सर। रेडियस किसकी ज्यादा होगी? सर रेडियस होनी चाहिए फिर प्रोटॉन की। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए फिर? सर प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा आ सर रही एक है। एक सेकंड। प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा, तो अभी तो यही लिखी है मैंने, सर प्रोटॉन की नहीं सर रेडियस। नहीं। हाँ, नहीं सर नहीं। सर इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस ज्यादा। हाँ, डेसिमल वाली क्वांटिटीज होती है उनमें रूट करने पे वो क्वांटिटी बढ़ जाती है पहले से। सर लेकिन दोनों डेसिमल में है ना, तो डेसिमल तो फिर उनके
हट ही जाएंगे तो प्रोटॉन का ही ज्यादा आएगा रेडियस तो। अब मुझे आप ही लोग बताओ क्या लिखूं फिर। रूट प्रोपोर्शनल टू रूट एम है या सर नहीं? एक सर हाँ, प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, लेकिन एक सेकेंड। ये सही आ रहा है गलत आ रहा है? प्रोटॉन की सर रेडियस ज्यादा सही है? आ रहा है, प्रोटॉन की ज्यादा होगी। सब ऐसा कह रहे हैं या सर कहीं ध्रुव कर रहा है अभी। कहीं चेंज करना है? सर एक सेकेंड, मैं कर रहा हूँ इससे। कौन कर रहे हैं ये? ध्रुव? सर ध्रुव। यस सर। ध्रुव हेल्प करूं तुम्हारी एक? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? सर उसका 108 नहीं, ठीक से सोचो। 1820 टाइम्स। हाँ, 1840 अप्रोक्सीमेटली 1840 m। अब देखो, अब यस। कुछ हेल्प मिली क्या? ये कह रहे थे डेसिमल में कोई क्वांटिटी है तो उसका रूट उस डेसिमल वाले जो भी है उससे बड़ा होता है। तो ये तो दोनों में ही डेसिमल है, दोनों में ही उससे बड़ा होगा, तो अब कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा मास बड़ा होगा। ऐसा हो रहा है सर क्या? सर मास तो फिर प्रोटॉन का ही बड़ा होगा। क्यों? सर उसका 1840 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो फिर सही है ये? क्लास में मान तो नहीं रहे कुछ स्टूडेंट, वो भी कुछ लॉजिक दे रहे हैं, ये सही मानो गलत मानो फिर? सर इस कंडीशन के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन सर अभी इसको फाइनल आंसर मत मानो, एक सेकंड में और भी कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, बताओ। कोई और हेल्प करो, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है इसको कैसे दूर करें, क्या लॉजिक लगाएं? क्लास में कोई और बताओ। सर दोनों के रेडियस का रेशियो ले लेंगे तो m से m कट जाएगा और 1640 जो आपने बताई वैल्यू वो रह जाएगी, इसलिए प्रोटॉन का ज्यादा। 1840। हाँ 1840। हाँ, 1840 m है ना ये? और नीचे m आ जाएगा रूट m। अब m छोटा हो या बड़ा हो, कैंसिल तो हो ही गया। यस सर। अब ये क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 1 आएगी। यस सर। अब ठीक है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बड़ी होगी रेडियस ऑफ यस सर। इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ये? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अभी? सर रेडियस बड़ी होने से ट्रेजेक्टरी कैसे बताएंगे हम? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि रेडियस बड़ी और छोटी, उससे ये कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा कर्व है अरे कम कर्व है? सर आ गया सर, सॉरी आ गया। सर हाँ, उसका रेडियस इतना इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पार कर जाएगा उस फील्ड को। अभी पार्क किसी को नहीं करवाना है यहाँ पे, खाली ये बताना है कि उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। पार्क किसी को नहीं कराया है यहाँ पे, कोई बाउंड्री सर पार नहीं जा रहा। सर कुछ टाइम के लिए देख लेंगे ना, अगर मतलब जिसकी छोटी रेडियस है वो ज्यादा कर्व कर जाएगा उस टाइम में, और जिसकी बड़ी रेडियस है वो कम कर्व कर पाएगा उसी टाइम में, सेम टाइम में। जिसकी रेडियस छोटी है उसका कर्व बड़ा हो ज्यादा जाएगा सर। हाँ ऐसा सर हो गया। यस। और जिसकी रेडियस बड़ी है, थोड़ी देर के लिए ज्यादा बड़ी मान लेता हूँ, तो उस टाइम तो इंटरवल के लिए, मतलब उस टाइम तो अब इंटरवल के सेम लिए। टाइम के लिए ज्यादा कर्व आ रहा है, ये किसमें कम कर्व आ रहा है? सर कम कर्व आ रहा है प्रोटॉन में। प्रोटॉन में। यस जिसमें यस रेडियस सर। ज्यादा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसमें लेस कर्व। हाँ सर, वैसे भी यस सर। मतलब रेडियस इंक्रीज करने पर कर्व डिक्रीज होता रहता है ना। हाँ, और इसका सबसे आसान एग्जांपल ये है, जो स्ट्रेट लाइन होती है। इट्स इन्फिनिटी रेडियस।
हाँ, उसकी रेडियस इनफाइनाइट है ना, उससे हमें पता चल रहा है। रेडियस बढ़ाते गए तो वो तो यस स्ट्रेट सर। लाइन जैसी हो जाती है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे कर्व कम होता जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो हमें आंसर भी आता है, सब सॉल्व भी कर लिया, फिर भी कंफ्यूज होके गलत आंसर मार्क कर रहे हैं। मतलब खाली इसलिए क्योंकि लेस कर्व समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा होगा। आंसर हमने सही निकाला, सब सही निकाला, लेकिन ये कर्वेचर की वजह से कंफ्यूज ना हो। अब आया समझ में? तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते यस जाएंगे सर। कर्वेचर कम होता जाएगा, लेस कर्व होता जाएगा। इसलिए ये हमारा ऑप्शन बी ठीक है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कुछ लोग एकदम शांत है, एकदम क्लास में उन्होंने मौन व्रत ले रखा है, वो आंसर नहीं बता रहे बिल्कुल भी, आराम कर रहे हैं एकदम। A proton is carrying this much kinetic energy, is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? प्रोटॉन के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हम चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल भी सेम रेडियस में हो, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? पहले सोच लो ये क्यों ऐसा हो रहा है। सर वही फॉर्मूला जो रेडियस के लिए डिराइव किया है क्या? उसमें। क्या फॉर्मूला सर है? √2m हाँ। एम के हाँ। अपॉन क्यूबी। हाँ। सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म दे रखी है। सर अल्फा पार्टिकल में जितना मास बढ़ रहा है उतना ही क्या कहते हैं वो बढ़ रहा है चार्ज, तो कैंसिल होके सेम आ गया। सर प्रोटॉन का मास बाई चार्ज रेशियो और अल्फा पार्टिकल का मास बाई चार्ज रेशियो सेम है, जो हमने प्रूव किया था अभी रेडियस का। रूट यस एम सर। बाई क्यू सेम है। यस सर। तो सर सेम ही आ जाएगा फिर तो। इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगी। यस सर। एक के लिए होगा एम बाई क्यू, और दूसरे के लिए होगा 4m/2q। 4m/2q, तो वो भी सेम ही आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो हम इसे रख के भी कर सकते हैं, रेडियस दोनों की इक्वल कर दी और सॉल्व कर लिया, तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी k1 k2 लेके आंसर आ जाएगा, है ना? पर यस यहाँ सर। से हमें पता चल रहा है कि √m/q दोनों में सेम ही आएंगे। और अभी रेडियस इक्वल भी तो निकाली थी हमने जब रेशियो कंपेयर किया था, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होने से रेडियस सेम हो रही थी, है ना? यस सर। तो इसलिए ऑप्शन बी सबका आ रहा है ये। यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी के वन है, मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज। सर ये 2 MeV क्या है, ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। 2 MeV, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। MeV तो हमें पता है, हमें अभी पहले यूज किया था इसमें। ओके सर, एनर्जी है ना ये। एनर्जी MeV क्या होती है जूल में? बाकी लोग बताएं जरा मुझे। 1.6 इंटू 10⁻⁹ समथिंग ऐसी होती है। समथिंग से काम नहीं चलेगा, वन फिजिक्स। पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻19 -19। -13। 1 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन मतलब अच्छा, 10⁻⁶। एमईवी पूछ रहे हो सर आप? हाँ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने कितना ईवी बता रहे बताई हैं? थी। हाँ, 10⁻−19 सर। -19। तो मिलियन ये मल्टीप्लाई कर दें, तो अभी किसको किसी को डाउट हो रहा था इसमें, तभी तो मुझे इस पे आना पड़ा अभी। सर मैं ही था। मैं ही था, हाँ, तो डाउट नहीं करेंगे। तो ये प्रोटॉन की एनर्जी गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, फोर्स ऑन द प्रोटॉन। तो जरा ट्राई करके बताओ मुझे कैसे आंसर निकाल रहे हैं। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो। पहले से नहीं करे आप लोगों ने डीपीपी, है ना?
सर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा mv²/r। कहाँ पर? सर प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा। सर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, परपेंडिकुलरली जा रहा है। सर इसमें तो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला से वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले। तो mv²/r तो ना वेलोसिटी पता है अभी, ना रेडियस पता है। सर वेलोसिटी तो उससे निकल जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास एक पता है मिनट, प्रोटॉन का। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये कोई बता रहे थे ना मुझे, वो हिंट देंगे अगर उनको कुछ आइडिया आ रहा है तो। आकाश। हाँ आकाश। तो रेडियस कितनी रख लूं इसमें, कैसे होगा? सर एक सेकंड सर। हाँ कोई और हिंट दे रहा है मुझे? यस सर। बताओ। सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल रख के पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो, सीधे mv² ही निकाल लो। हाफ एम बी सर स्क्वायर ये लेकिन सीधे। आर तो मिलेगा ही नहीं हमें, आर कैसे आर निकालेंगे? आर तो अलग से निकालोगे। आर के सर लिए अभी फॉर्मूला तो था काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, था क्या? सर इसमें मैं वो लाइन लगा सकते हैं क्या, फोर्स जो है क्यूवी भी लग जाएगी इसमें क्योंकि परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है उसकी। हाँ वो भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी निकाल के क्यू वी भी उससे भी निकाल सकते हैं। यस इसीलिए तो सर उससे परपेंडिकुलर किया, गिवन है। हाँ उससे हाँ आगे सर आगे बढ़ेंगे उससे। सर। क्यू वी बी, वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर सर क्यू क्यू भी मालूम है, बी भी मालूम है, सीधे उस पर रख देंगे। यस सर। ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रख लेंगे, पहले इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, है ना? यस सर। उससे हमें 1.6 वेलोसिटी 10 की मिलेगी। पावर -13। हाँ और उससे वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख के हमें ये फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है एंगल के मैंने, तो हमने साइन 90 ले लिया है। ये भी ध्यान रखेंगे अगर कुछ और एंगल के मैंने तो वो साइन थीटा भी लेंगे साथ में। यस सर, इस बार तो परपेंडिकुलर था। हाँ इसमें परपेंडिकुलर गिवन है इसलिए ये 1 हो रहा है, अदरवाइज ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको? सर अप्रोक्स आ रहा है। अप्रोक्स ही निकालो। सर 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 7.78 करके कुछ आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ले लेंगे, है ना? 10 की पावर -12 का तो एक ही है। हाँ तो जो नियरेस्ट आ रहा है वो ले लेंगे आप। यस क्वेश्चन सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। यस सर। और आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है अभी मंडे, उसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रख दे रहा हूँ प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है? ओके सर। हाँ तो करंट का भी रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा वो तो अभी देखेंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, masses given है, having same charge, q same है, are moving in a plane, uniform magnetic field exists perpendicular to this plane, यानी b भी सेम है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स v और v भी गिवन है, ये a के लिए ये b के लिए।
तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है और क्यों? सर इसमें सर रेडियस बड़ा दिख रहा है ए का बी के कंपैरिजन में, तो उनको इक्वेट कर देंगे, मतलब इन इक्वेशन कर देंगे। हाँ, इन इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। सर एम आर वी ग्रेटर देन एम वी बी। हाँ, तो क्यू भी तो सेम है दोनों में। यस सर। सर एम ए वी ए इज तो ग्रेटर आर देन एम प्रोपोर्शनल वी टू M1 V1, तो इसलिए जिसकी रेडियस बड़ी है उसके लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है ना? ये सब आए यस हुए सर। क्वेश्चन है। हाँ, सबको क्लियर है? सबका आ गया ये? यस सर। चलो ये और बता दो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मासेस ये के बने, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रेडियाई ऑफ प्रोटॉन, रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियाई ऑफ प्रोटॉन, इसका रेशियो फाइंड करना है हमें। सर हाँ जी। सर फेस प्लान आया अभी अभी, तो फेस मैग्नेटिज्म तो अगले फेस में हाथ दिखा रहा है। हाँ, अगले अगले फेज में आपका, इसमें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक है ना। सर बस दो ही। हाँ, और सर इसमें रे ऑप्टिक्स तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। सर रूट एम ई अपॉन एम पी, रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल रख दी, एम ई अपॉन एम पी का रेशियो आ गया वी पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। उसको रेडियस के फॉर्मूले में एम वी अपॉन क्यू बी वाले फॉर्मूले में रख दिया, क्यू बी कट गया, एम वी का रेशियो निकाल लिया, उससे आ गया। क्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है क्या ऐसा? यस सर। तो उनके मास इसके प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ, तो सीधे R प्रोपोर्शनल टू रूट M डायरेक्ट आंसर है। यस सर। सबका आ रहा है आंसर? यस सर। तो ऐसे ही सर क्वेश्चन ऐड करा था अभी कुछ देर पहले। हाँ। हाँ सर सर सेम ही बहुत तो था। पहले था, बहुत पहले करा था, मतलब एक दो क्लास पहले किया था। हाँ, तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं ना, एक शीट में सिमिलर क्वेश्चन रखे हैं जिससे उसी टाइप की प्रैक्टिस। चलो ये और बता दो, इसके बाद भी है क्या? नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दो फिर आगे चलता हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स at right angle to direction of motion of electron. As a result, electron moves in a circular path of radius this. If speed of electron is 4 double, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सर एम क्यू और बी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बस। इलेक्ट्रॉन का ही मास है, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, R प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर स्पीड डबल तो रेडियस भी डबल। कितने आसान क्वेश्चन है, फिर भी यस सर। कम लोगों ने ट्राई किए। तो सब ये बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए थे। कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं।
तो आज मैं ईएमआई के एक तो और टॉपिक ले रहा हूँ। बीच में हम मैग्नेटिज्म की बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें देखें सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन, हमने एक कॉइल ली और कॉइल के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई आएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेम कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा बी इंटू ए की वजह से। अब अगर ये करंट आई फंक्शन ऑफ टाइम हो, यानी वेरिंग करंट हो, तो हमारा करंट चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। बी प्रोपोर्शनल टू आई है, इसलिए हमारा जो ये फ्लक्स है ये भी चेंज होगा। और इस डी फाई बाई डी टी की वजह से एक इसी कॉइल में सेम करंट की वजह से अगर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस कंसेप्ट का नाम सेल्फ इंडक्शन है। और क्योंकि ये फाई प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट है, इसलिए हम कह सकते हैं जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट आई है। और ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आता है इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस ये उसी तरह की चीज है जैसे रेजिस्टेंस होता है। जब हम करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में उसका रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इसको हम ऐसा यूनिट हेनरी में डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ तक क्लियर है? बताओ कोई डाउट है? सर सर वेरिंग एक और करंट होगा जब भी होगा वैलिड। हाँ, ये करंट वेरी करेगा तभी इंडक्टेंस आएगा ना उसमें, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन ये तभी आएगी जब करंट वेरिएबल होगा। ओके सर। और सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आगे पढ़ेंगे तो इसमें जब जैसे हम इसमें करंट इंड्यूस करते हैं वो वेरिएबल अपने आप ही होता है, इंडक्टेंस की वजह से ही वेरिएबल भी होता है। तो अगर फाई इक्वल टू एल आई है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ईएमएफ मिलता है। तो यहाँ से हमें ईएमएफ भी मिल रहा है। एल कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है इस कॉइल की एल प्रॉपर्टी पर। क्यू। इसको मैं एल आई वेरिएबल आई ले रहा हूँ। ये डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, डी आई बाई डी टी इंटू एल। इससे हम कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर होता है ऐसे ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप या बैक ईएमएफ कह सकते हैं हम इसे, ये ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, यानी इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है किसी भी कॉइल के अक्रॉस, एल इंटू डी आई बाई डी टी। पहले यहाँ तक एक बार देखो फिर आगे चलता हूँ मैं। सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ,
हो गया नोट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जब भी कॉइल में हम जैसे ही करंट इंड्यूस करेंगे, अगर करंट चेंज कर रहा है तो ये कॉइल चेंज ऑफ करंट को ओपोज करती है। इसकी वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कॉइल में जो करंट होगा, अभी आगे देखेंगे हम, जैसे ही हम कोई सेल अटैच करेंगे तो करंट को जीरो से मैक्सिमम होने में टाइम लगेगा, जिसे हम ग्रोथ ऑफ करंट कहते हैं। ये उसी तरह जैसे आरसी सर्किट थे, ग्रोथ ऑफ चार्ज, उसमें चार्जिंग में टाइम लग रहा था कुछ, ऐसा ही कोई भी कॉइल अगर लेंगे और कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगी, तो उस कॉइल को अगर हम करंट मैक्सिमम करंट तक आने में, जीरो से मैक्सिमम आने में अगर कोई सेल इसके क्रॉस लगाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, जिसे हम ग्रोथ ऑफ करंट के अंडर स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करता हूँ। इस रूल से सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड की देखें जरा कितनी होती है। तो सोलेनोइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो है म्यू नॉट एन आई। ये हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एन ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई करंट है उसमें। तो अगर हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न क्या होगा, तो ईच टर्न के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा बी इंटू ए, बी डॉट ए, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये म्यू नॉट एन आई, और एरिया अगर मैं रेडियस आर ले रहा हूं तो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा ईच टर्न के क्रॉस फ्लक्स हो गया। और इसलिए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ थ्रू ईच टर्न, ये हम एक टर्न के लिए निकाल रहे हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे रख दें, डी आई बाई डी टी। और खाली आई वेरिएबल है, डी आई बाई डी टी। इसलिए ईएमएफ थ्रू जितने भी टर्न्स हमारे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू उसको लेंथ लेंथ, से मल्टीप्लाई कर इनटू देंगे। लेंथ, लेंथ ऑफ, ये एल इंडक्टेंस है इसलिए इस एल को मैं अलग ले रहा हूँ, तो एन इंटू एल, इसलिए टोटल ईएमएफ अक्रॉस सोलेनाइड, जो एक के क्रॉस है उससे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डी आई बाई डी टी। और इस ईएमएफ को इसके इक्वल रख देते हैं जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट
और इंडक्टेंस में ये रिलेशन है -L ऑफ di/dt। तो di/dt ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा और ये कंपेयर करके हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिल गई यहाँ पे। यहाँ पे πr² एरिया ऑफ द कॉइल है, तो जो भी इसकी शेप होगी उसके अकॉर्डिंग वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का थ्रू एनी गिवन सोलेनोइड V0n² πr², या एरिया क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली अगर गिवन है तो इनटू लेंथ। ये नोट करते हैं हम, फिर आगे चलते हैं। करें ऐसे। हो गया सर नोट। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर आगे चलता हूँ। ग्रोथ एंड डिके, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। ये CBSE बोर्ड में नहीं पूछते इससे, ये खाली कंपटीशन में आएगा, मोस्टली एडवांस में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। ये हमने एक कॉइल ले, ये कॉइल और सर्किट का ये रेजिस्टेंस है, और इसके साथ हमने एक EMF लगा दिया, और एक एक की हमने यहाँ अटैच कर दी। तो इसकी को जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें इस सेल की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा, और वो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले तो ये कॉइल अपोज करेगी ग्रोथ ऑफ करंट को, तो वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा कंटिन्यूअस। और जैसे जैसे करंट ग्रो होगा तो इसमें किरचॉफ लॉ से EMF हमने इंड्यूस किया, माइनस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अभी हमने देखा L/di/dt के बराबर, -IR = 0। इसमें IR ड्रॉप होगा, इसमें इतना ड्रॉप होगा। ये I फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसमें I अलग कर लेंगे, dt di/dt अलग कर लेंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। उस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी, हम बाद में करेंगे डेरिवेशन, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
और ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है। ये ईएमएफ अपॉन आर, ये पीक करंट है, मैक्सिमम पॉसिबल करंट, जो कि इनफाइनाइट टाइम हम कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये 4-5 टाइम कांस्टेंट के आसपास हो जाता है, ये टाइम कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन वैसी है जैसे चार्जिंग में थी, वहां पे था Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। हाँ, T अपॉन टॉ सी। तो टाइम कांस्टेंट वहां पे RC था, यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है ये L/R होगा, टाइम कांस्टेंट। इफ इसको मैं I नॉट लिख दूं, पीक करंट कहलाती है ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट L/R। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा करंट इसमें इंक्रीज होता जाएगा। इसका ग्राफ देखें जरा। सर हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? हेनरी हेनरी लिखी थी मैंने। मतलब हेनरी की डायमेंशंस बता दो एक बार। ये मैक्सिमम करंट हुआ, इधर I है, ये I नॉट है। तो जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ये ग्रोथ ऑफ करंट हमें ये मिलता जाएगा। और डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे ईएमएफ इक्वल टू L इंटू DI/dt, करंट की डायमेंशन एम्पियर अपॉन टाइम, और ईएमएफ की डायमेंशन वर्क अपॉन चार्ज। ओके सर, ओके। ठीक है, इससे हम इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालेंगे, तो वो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। और अगर हम टाइम बराबर टाइम कांस्टेंट रख दें, यानी एक टाइम कांस्टेंट में देखें कितना करंट ग्रो हो रहा है यहाँ पे, तो एक टाइम कांस्टेंट में ये 63% करंट आ जाता है, 0.63 I नॉट, या I नॉट है पीक करंट। कैसे निकलेगा? I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टाइम कांस्टेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट, और 1 माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.718 रख दें अगर, ये I नॉट, ये 0.63, यानी 63% ग्रोथ हो जाती है एक टाइम कांस्टेंट में। और टाइम कांस्टेंट हमें ऑलरेडी मालूम है, स्मॉल क्वांटिटी होती है, मिली सेकेंड में होता है जनरली। तो प्रैक्टिकली हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो मिली सेकेंड है, तो बहुत जल्दी हमें लगेगा इससे मैक्सिमम करंट तुरंत ही आ गया। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में इस इक्वेशन से निकालेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर डिके ऑफ सर करंट देखें। इस इक्वेशन में टाइम को मिली सेकेंड में लेंगे ना? नहीं, मिली सेकेंड में लेंगे, टाइम सेकेंड में ही लेंगे। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। बता रहा हूँ कि टाइम कांस्टेंट L/R वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ओके सर। ऐसा ही यूनिट ही रखेंगे हम। हमें यहाँ रेशो है ये T अपॉन टॉ सी, तो ये सेकंड में रखना है तो ये भी सेकंड में रखना है, दोनों की डायमेंशन सेम रखनी है, कैंसिल होनी चाहिए। यस सर। अगर ये मिली सेकंड में रख रहे हैं, इससे भी मिली सेकंड में आंसर आएगा अपने आप ही। ठीक है, ओके सर। हाँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर। हाँ, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ तक खाली हमें इतना करना है, एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है ग्रोथ ऑफ करंट की, टाइम कांस्टेंट, और ये ग्राफ याद रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ग्राफ के बेसिस पे आंसर देना है। जैसे ही कभी क्वेश्चन पूछा है, जैसे ही की को प्रेस करते हैं, ठीक प्रेस करने का टाइम इसमें कितना करंट होगा, तो यहाँ पे आ रहा है टाइम 0 मतलब करंट 0, नो करंट विल फ्लो।
तो जैसे ही प्रेस करेंगे उस टाइम जीरो करंट होगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें वो सब हमें ग्राफ याद है, इक्वेशन याद है, तो उससे हो जाएगा। इसी तरह अगर डिके ऑफ करंट, यानी करंट पूरा कॉइल के अंदर मूव कर रहा है, मैक्सिमम पीक हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद स्टेबल होकर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। उस टाइम जो इंडक्टेंस है, कॉइल है, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कॉइल एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगी, यानी एल के कोई इफेक्ट नहीं होगा थोड़े टाइम के बाद। तो अगर हम ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें ऑलरेडी और यहाँ पे दूसरी की लगी है, यहाँ पे ये हमने पहले ईएमएफ लगाया, इसमें चार्जिंग की, और चार्जिंग के बाद हमने इस वाली की को ओपन कर दिया और यहाँ पे जो की है इसको क्लोज कर दिया। ये K1, ये की K2। तो फिर इसके अंदर जो करंट होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, उससे हम डिके ऑफ करंट कहते हैं। क्योंकि सोर्स खत्म हो गया है तो रेट ऑफ चेंज धीरे धीरे डिके हो रहा है। तो हमारी ये इक्वेशन है, ये ईएमएफ इंड्यूस आएगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, दैट ईएमएफ इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आर है। और जब इसमें हम डी आई और डी टी अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आई नॉट हमारा वो करंट है जो इनिशियल करंट था, तो ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, टाइम कांस्टेंट। ये भी सिमिलर इक्वेशन है जैसे Q बराबर Q नॉट, वहां पे जब डिके ऑफ चार्ज था, तो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ सी। इससे हम डिके ऑफ करंट फाइंड करेंगे। तो पहले मैक्सिमम होगा और फिर करंट रिड्यूस होता जाएगा। तो इसलिए अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें और पहले देखें एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना होगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर 0.3 सर। टॉ सी अपॉन टॉ सी। हाँ, तो आई नॉट बाई ई है 2.718, तो ये कितना आ रहा है 0.37, यानी 37% ऑफ आई नॉट हो गया, 63% रिड्यूस हो गया। 63 जो पहले आ रहा था उतने परसेंट वन में से माइनस कर दिया तो बचा 37%। तो कॉम्पिटिशन के लिए भी बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद रखना है ग्राफ। ये टाइम और ये है करंट आई। सर और पहले अगर हमने इसमें क्या कहते हैं ग्रोथ करी करंट की और फिर बाद में डीके करना शुरू किया तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्रोथ का तो पहले वो अलग लेना पड़ेगा, वो अलग बना, ये डिके का ये वाला ग्राफ होगा। ग्रोथ का अलग पहले मैक्सिमम तक जाएगा, फिर मैक्सिमम के बाद अब ये डिके होगा। कंबाइंड ग्राफ पूछ लिया उसने तो कि इतने टाइम के बाद वो डीके हो रहा है और उससे पहले तक ग्रोथ है, तो ग्राफ बताओ। तो यहाँ से फिर नीचे डिके कर देना, अगर ये जितने टाइम तक मैक्सिमम हो गया उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा ग्राफ, अगर उसकी जब भी डिके होगा, है ना। पहले तो ये मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसलिए दोनों मिलाते नहीं है। ओके।
ओके सर एक बार ओके स्टेबल ही करते हैं क्योंकि इनफाइनाइट लगता है। फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ ये मैक्सिमम हो गया, वो टाइम दे दिया हमें, तो उसके बाद जब से टिके होगा वहां तक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद से फिर ये ग्राफ बना दोगे नीचे, है ना। और ओके दोनों सर एक साथ एक ही में ग्रोथ और डिके का ग्राफ ऐसा नहीं पूछे, या तो ग्रो करेंगे या डिके करेंगे, अलग अलग पूछा जाता है क्योंकि दोनों की इक्वेशन अलग अलग है। पर अगर पूछा जाए तो इसके यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है। सर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट मतलब कि अब करंट में di/dt जीरो है, करंट चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है। जो भी सिचुएशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, वो स्टेडी स्टेट है। ओके सर और इसी में जो कॉयल होती है, कॉयल के अंदर अगर एनर्जी स्टोर निकालनी है हमें, ये एनर्जी ई ले रहा हूं मैं, ये हाफ Li² होती है एनर्जी स्टोर्ड इन एनी गिवन कॉयल। और क्योंकि ईएमएफ होता है L × di/dt, तो अगर हम उसको E को I से मल्टीप्लाई कर दें, ईएमएफ की वैल्यू है L मैग्नीट्यूड में di/dt, तो ये ईएमएफ इंटू आई इंटू डी टी, ये एनर्जी हो गई इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, तो L इंटू आई इंटू डी आई, इसका इंटीग्रेशन। और आई का इंटीग्रेशन 0 से लेकर आई तक, Li²/2। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर्ड आती है। जो भी एनर्जी स्टोर्ड है हमारे कॉइल के अंदर, हाफ Li², ये एनर्जी स्टोर्ड है। और ये उसी तरह जैसे वहां पे था हाफ CV², तो यहाँ पर है हाफ Li², जैसे कैपेसिटर में था हाफ CV²। ठीक है। सर ये डिराइव कैसे किया है आपने? ये ये है ईएमएफ L di/dt, ओके ईएमएफ इंटू आई, P = VI, पावर इक्वल टू, ओके सर ओके इसको आई से मल्टीप्लाई किया, पावर आया, इंटू dt किया तो ये एनर्जी आ गई। ओके तो सर इसको भी आई इंटू dt से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये 0 से t टाइम के लिए हो, जिस भी टाइम तक जो भी करंट होगा उतनी एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी होगी। बेसिकली हमें फॉर्मूला याद रखना है, हाफ Li²। और इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो हम ये सोलेनोइड लेके उसका मैग्नेटिक फील्ड लेकर उसकी एनर्जी निकालें पहले हाफ Li² से, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करें सोलेनोइड के लिए, तो ये फॉर्मूला में मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से याद रखेंगे, वहां पे था हाफ ε0 इंटू E², एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हाफ लेना है, जहाँ भी एप्सिलॉन है उसकी जगह हम 1/μ0 लेते हैं, और E², यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर।
तो ये b²/2 म्यू नॉट ये एनर्जी डेंसिटी होती है कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। और बाद में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी स्टडी करेंगे। जैसे सेम कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे थे तो सेल्फ इंडक्टेंस है, और एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स आएगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, पर वो बाद में स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ तक नोट करो, इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सर ये म्यू नॉट है नीचे। म्यू नॉट है। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके सर। इसके हेल्प से याद रखना है, ई की जगह बी कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/, क्योंकि वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ म्यू नॉट लेते हैं हम। तो जहां भी फोर। एप्सिलॉन नॉट है 4 पाई तो कैंसिल हो गया दोनों में, है ना, यस सर। इक्वलेंट। तो ये खाली एक मेथड है, इक्वल कुछ नहीं है, दोनों की डायमेंशन भी अलग है। पर ये एक मेथड है कि उसमें जो कांस्टेंट है, इसमें म्यू 0/4 पाई, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी रेसिप्रोकल आते हैं, इसलिए इसका रेसिप्रोकल आ गया यहाँ पे म्यू नॉट। ठीक है, ओके सर। ये नेचर सिमेट्री है, नथिंग एल्स। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट हो गया सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? सर हो गया नोट। हाँ, ये EMI आपका ऑलमोस्ट डन है, अब खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस बाकी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके सर। लेकिन डन से फायदा तभी होगा जब सारे DPP करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही फायदा होगा। प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, है ना। ओके सर। पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आप लोग ट्राई करोगे। ये इंडक्टर के मैंने हमें an inductor stores 32 joule of magnetic field energy and dissipates energy as heat at the rate of 320 watts when a current of 4 ampere is passed through it. Find time constant of the circuit. When this coil is joined across an ideal battery.
पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। आइडियल बैटरी का मतलब? आइडियल मतलब उसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है हमें, है ना? ओके सर। 0.2 आ रहा है सर, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट 0.2 सेकेंड है, एकदम ठीक है। ओके सर। सबका आ रहा है? यस सर। क्लास कुछ लोगों का आ गया, बाकी सबका आ रहा है? क्या करेंगे? सर पहले हाफ एल आई स्क्वायर को एनर्जी के इक्वल रख देंगे, हाँ, हाफ एल स्क्वायर, इससे हमें एल मिल जाएगा। और आई स्क्वायर आर को रख देंगे हम पावर के इक्वल। और 320 वॉट है, उससे आई स्क्वायर आर रख देंगे, उससे हमें आर मिल जाएगा। और एल और आर आ गए तो एल अपॉन आर निकाल देंगे। 4,20 4 हेनरी और आर कितना आ रहा है? 20 20 20। ओम। हाँ,
then time constant L by R 0.2 सेकंड. next question. यस सर. एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 2 हेनरी गिवन है एंड रेजिस्टेंस 20 ओम है. इसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है. Find the current at 0.2 second after the connection, and also find magnetic energy. At this instant. पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर हर्ष बोल रहा हूँ. हाँ हर्ष सर, क्या हाल है बताइए. बढ़िया बढ़िया सर. सर बस छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? करिए 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 करिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम. बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर. आप लोगों को अब रेगुलर मिल रहा है ना टाइम टेबल और लिंक मिल रहा है डेली का? यस सर. चलो ठीक है. यस सर. हाँ, एक नोटिफिकेशन भी आई होगी. ये ऐप को ना अपडेट कर लेना, ठीक है? उसको अपडेट याद से कर लेना. उसमें टेस्ट वगैरह के जो भी एरर आती थी वो नहीं आएगी अब. मे बी अपडेट करने के बाद तुम्हें टेस्ट का पेपर वगैरह भी मिल जाएगा उस पे, ठीक है? अपडेट जरूर कर लेना उसको. यस सर. बस ठीक है सर. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं. हाँ. सर 0.172 एम्पियर. आंसर करेक्ट है. ओके सर. फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही. बाकी लोगों का भी आ रहा है सेम आंसर. I equal to I naught. सर ये एनर्जी आ रही है 0.029. 029 seems to be correct. बिल्कुल सही है. तो I naught क्या रखेंगे इसमें? E by R कितनी है? 0.2. हाँ 1/5. ये हो गई 0.2. और टाइम कांस्टेंट अलग से निकाल लिया. 0.1.
L by R, L है हमारा 2 2 by 20, 0.1 और टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, 0.2 अपॉन 0.1 विथ नेगेटिव साइन, तो ये 1 अपॉन ई स्क्वायर और ई की वैल्यू 2.71 रख के सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। तो 0.17 एम्पियर। 0.172 हाँ आ रहा है सबका ये। क्लास बाकी आप लोगों का आ रहा है अदर स्टूडेंट्स? बोलो बेटा, सब लोगों का आ रहा है आप लोगों का? यस सर। मान रहा हूं मैं सबका आ रहा है, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, कोई और बताओ? हाफ एल आई स्क्वायर। तो मैग्नेटिक एनर्जी हो गई हाफ एल आई स्क्वायर, कितनी आ गई? 0. अप्रॉक्सीमेटली 0.03 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आ गया ये? क्लास सबका हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। देयर इज ए कॉइल and its resistance is 40 ohm connected to EMF of 4 volt and after 0.1 second connection के after 0.1 second current is 63 milliampere. So find inductance का coil. ट्राई करते हैं। यस सर कर रहे हैं। हाँ
सर लॉग की वैल्यू नहीं पता सर। सर लॉग 0.37 की वैल्यू क्या होती है? वो तो लॉग टेबल से ही मालूम हो सकता है, पर हम उसका एक यूज कर सकते हैं क्या? 1 - 1/e की वैल्यू 0.63 थी। ये अभी हमने यूज किया था। ट्राई कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स भी। सर 0.23 आ रहा है क्या है वो? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ना? एक सेकेंड। नाइन पॉइंट थ्री। नहीं, थोड़ी एरर आ रही है। देखो ये, देखो ये हो रहा है क्या? अब 0.63 हमें यहाँ से मालूम है, 1 - 1/e 0.63 है। ओके सर। हालांकि ये ट्रायल एंड एरर हुआ। तो आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, आप लॉग से निकाल सकते हो, या फिर ये फंक्शन गिवन होगा, इससे निकाल सकते हैं। देखो सबका आ रहा है क्या 4 हेनरी? सर वेट। आ गया सर। हाँ, अदरवाइज लॉग लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो, ये 1 - 1/e, तो हमें आसान हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज लॉग लेके तभी होगा। मैंने इसलिए ये दे दिया आप लोगों को। तो इसके बेसिस पर हमें पता चल रहा है कि ये 1 के इक्वल है, राइट? यस सर। आज मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। ओके सर। गुड इवनिंग ओके सर। सर।